हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का है। तो मध्यकालीन एक राजनीतिक चिंतक हैं, इनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जियाउद्दीन बर्नी का पॉलिटिकल थॉट क्या था और किस तरह से मध्यकाल में मतलब मध्यकालीन भारत जो है उस समय कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और किंग को लेकर के क्या उन्होंने बातें कही हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो जियाउद्दीन बर्नी हैं वो मध्यकालीन थिंकर हैं। और उनका टाइम क्या है, तो उनका टाइम है मतलब तुगलक डायनेस्टी जो थी, जो दिल्ली सल्तनत की जो तुगलक डायनेस्टी है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों के समय काल में ये रहे हैं। ठीक है। और इन्होंने बलबन जो है, बलबन का जो प्रारंभ होता है बलबन का, वहाँ से ले करके और फिरोज शाह तुगलक के 6 वर्षों के शासन काल तक के बीच की जो समय अवधि है उस उतना हिस्ट्री इन्होंने, उस समय अवधि का हिस्ट्री इन्होंने लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। तो जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों के टाइम में थे और दोनों को इन्होंने, दोनों के आइडियोलॉजी पॉलिटिकल मास्टर थे, एक तरह से कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल मास्टर थे। आइडियोलॉजिकल मास्टर थे वो, मतलब बताते थे कि आप किस तरह से नीतियाँ बनाइए, आप किस तरह से राज्य को चलाइए, इस तरह की चीज़ें वो राजा को क्या करते थे, मैसेज पहुंचाते थे, मतलब बताते थे कि आपको ये करना चाहिए, ये रूल्स होने चाहिए, ऐसे शरीयत के आधार पर ये न्याय होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। तो अभी हम ये समझ चुके कि इनका जो समय अवधि है क्या है, वो मध्यकाल की है। और मध्यकाल में कौन से धर्म के मतलब ज़्यादा पावर में था, तो इस्लाम था। और ये जो जियाउद्दीन बर्नी है ये कट्टर इस्लामी है, कट्टर मुसलमान है, बिल्कुल कट्टर एकदम। अपने धर्म को लेकर के खूब बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं। सारा कानून इनके धर्म के, धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे मनुस्मृति में वो अब धर्म के अकॉर्डिंग करते हैं, उसी तरह से जियाउद्दीन बर्नी भी इस टाइम में। तो जियाउद्दीन बर्नी और कौटिल्य, सॉरी, मनु से नहीं तुलना की गई, कौटिल्य से तुलना की गई है। और ऐसा कहा गया है कि जो जियाउद्दीन बर्नी है वो मध्यकाल के चाणक्य हैं। और इनकी एक पुस्तक है फतवा ए जहादारी। फतवा ए जहादारी को अर्थशास्त्र कहा गया है। बर्नी का अर्थशास्त्र है, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र है ना, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था राजनीति के ऊपर, मतलब उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। तो उसी तरह से जियाउद्दीन बर्नी की जो कृति है फतवा जहांदारी, उसको मध्यकाल की सबसे श्रेष्ठ कृति मानी जाती है और उसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि बर्नी का अर्थशास्त्र, कौन सी उसकी पुस्तक है, फतवा जहांदारी है। तो मतलब इस तुलना से कि वो चाणक्य कौटिल्य की मतलब जैसे हैं और उनकी पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसी है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये भी बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी रहे होंगे कौटिल्य की ही तरह। लेकिन अंतर क्या है, मतलब यही है अंतर, क्या मतलब ये बहुत ज़्यादा कट्टर इस्लामी हैं। ये इस चीज़ को हम लोग दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जो भी इनकी जो थॉट्स हैं उनको हमें समझने में मदद मिलेगी किससे। देखिए, अगर किसी के थॉट्स को समझना है तो उसके व्यक्तित्व को भी समझना पड़ेगा ना, उसका, और वो किस टाइम में था इसे भी समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो पर्सनालिटी है, वो हमारे टाइम से प्रभावित होती है। ठीक है। कि कोई आदमी, कोई बंदा जो है वो किस टाइम में पैदा हुआ है, कैसे माहौल में पैदा हुआ है, किस कंट्री में पैदा हुआ है और कैसे लोगों के साथ में रह रहा है, ये सारी चीज़ों का, इन सारी चीज़ों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो उसकी आइडियोलॉजी भी उसी के अकॉर्डिंग बनती जाती है। तो इसी वजह से हम जब भी पॉलिटिकल थिंकर को, किसी को पढ़ते हैं, तो हम लोगों को उसकी पहले थोड़ी सी उसके बारे में बताया जाता है कि वो किस टाइम के हैं, किसके राज्य में थे, ठीक है, उनका रिलीजन क्या था। तो ये सारी चीज़ें हमें क्यों बताई जाती हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस आदमी के ऊपर किन चीज़ों का प्रभाव रहा होगा। तो ये मुस्लिम है, तो इनके ऊपर किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है, इस्लाम धर्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो ये तो हो गई इनके बारे में, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में जानकारी की, जियाउद्दीन बर्नी। और जियाउद्दीन बर्नी ने दो चार किताबें मतलब लिखी हैं इन्होंने। जैसे एक किताब हसरतनामा है, हसरतनामा हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है सलात एक कबीर लिखा है।
जो इनकी फर्स्ट फेमस बुक थी, जो मतलब ऐसे पहली इनकी पुस्तक थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, वो सलात कबीर है। फिर ये इनायतनामा ए इलाही लिखते हैं। सनाए ए मुहम्मदी इनकी एक पुस्तक है। सनाए ए मुहम्मदी में मतलब मोहम्मद साहब के जो राज्य संबंधी विचार हैं उसको बताया गया है सनाए ए मुहम्मदी में। मतलब मुहम्मदी लास्ट में है ना, तो मुहम्मद से ही संबंधित होगा। तो हजरत मोहम्मद जो हैं उनका राज्य को लेकर के क्या विचार था उससे संबंधित ये ग्रंथ है। फिर एक है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही तो फिरोज शाह की हिस्ट्री के बारे में है, उसके समय का इतिहास जो उसके बारे में उन्होंने बताया है। अच्छा, अब ये आगे क्या कहते हैं, तो आगे देखिए कहते हैं कि जो राज्य होना चाहिए वो राज्य इस्लामी होना चाहिए। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी स्टेट के बारे में क्या कह रहे हैं, तो पहला इनकी जो स्टेटमेंट है स्टेट के बारे में, तो कहते हैं कि राज्य इस्लामी राज्य होना चाहिए, मतलब कि मुस्लिम राज्य होना चाहिए, इस्लामिक कंट्री होनी चाहिए, इस्लामिक स्टेट होना चाहिए, और मुस्लिम राज्य मतलब होना चाहिए कोई भी राज्य है तो। और वो राज्य जब इस्लामी है या फिर मुस्लिम राज्य है, तो वो मुस्लिम राज्य किससे चलेगा, तो मुस्लिम राज्य में 3 पुस्तकों के बारे में मतलब बात करते हैं हम लोग। ये कहते हैं कि कुरान, हदीस और शरीयत। तो कुरान क्या है, तो कुरान ईश्वर का संदेश, मतलब ईश्वर ने डायरेक्ट बोला है उसको, तो वो कुरान। जैसे वेद है ना, अप और उसे है, मतलब उसको पुरुषों ने नहीं कहा है, वो डायरेक्ट वेद मतलब भगवान की वाणी है वेद। उसी तरह से इनका कुरान है, कुरान डायरेक्ट किसका, खुदा का मतलब संदेश है सीधे सीधे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है हदीस। तो हदीस में मोहम्मद साहब की शिक्षाएं हैं, जो शिक्षाएं मोहम्मद साहब ने दी हैं हम लोग को इस्लाम धर्म में, वो सारी शिक्षाएं हदीस में हैं। और जो शरीयत है वो इस्लामिक कानून है, मतलब कि मुस्लिम कानून जो है, जिस आधार पर लोगों को दंड व्यवस्था और न्याय व्यवस्था उनकी जो आधारित जिस पर है, उस पुस्तक का नाम शरीयत है। शरीयत के आधार पर उन लोग को दंड दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि पहले तो राज्य मुस्लिम राज्य होना चाहिए, और मुस्लिम राज्य में किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, इन धर्मशास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। कुरान, हदीस और शरीयत, इन 3 ग्रंथों के आधार पर चलना चाहिए राज्य को। अच्छा, अब देखिए राज्य का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि राज्य के 3 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से, तो पहला राज्य का उद्देश्य होता है एक्स्ट्रा स्ट्रांग, कि राजा को चाहिए अपने राज्य को अति शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अत्यधिक शक्तिशाली अपने राज्य को बनाओ। क्यों अत्यधिक शक्तिशाली, क्योंकि सारा खेल पावर का ही है। शक्तिशाली होंगे तभी सस्टेन कर ज़्यादा समय तक रह पाएंगे। ठीक है, कोई आके आक्रमण न कर पाए, इसलिए शक्ति का होना तो बहुत ज़रूरी है ना। सबने यही कहा है, शक्ति को बढ़ाना चाहिए किसी भी तरह से। तो ये भी इसी तरह कहते हैं कि किसी भी तरह से अपनी शक्ति को बढ़ाओ और अति शक्तिशाली राज्य की स्थापना करो। फिर दूसरा वो कहते हैं कि राज शक्ति आपके पास होनी चाहिए। जो राज शक्ति है, जो पॉलिटिकल पावर है, उसका यूज़ वेलफेयर के लिए होना चाहिए, मतलब लोक कल्याण के लिए राज शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो राज शक्ति है, जो पावर है बादशाह के पास, वो कैसी पावर हो, तो राजा के पास जो पावर है उसका वो टोटल यूज़ किसके लिए करे, पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोक कल्याण के लिए करे। जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, कुओं का निर्माण, सरायों का निर्माण, इस तरह से मतलब जितने भी लोक कल्याणकारी कार्य किए जा सकते हैं, उन कार्यों को करने में पॉलिटिकल पावर जो राज शक्ति का है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर जो तीसरी बात कहते हैं कि राज्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो राज्य का एक और उद्देश्य होना चाहिए कि राज्य को मतलब जो राज्य शक्ति है उसको पॉपुलर होना चाहिए, मतलब लोकप्रिय भी होना चाहिए। देखिए, वेलफेयर तो हो ही, पॉलिटिकल पावर जो है वो वेलफेयर तो होना ही चाहिए, उसका यूज वेलफेयर के लिए होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए ही होना चाहिए। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पावर है, जो किंग है, उसको फेमस होना चाहिए, मतलब लोकप्रिय होना चाहिए। वो अगर लोकप्रिय नहीं रहता है तो वो कहते हैं, जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि अगर कोई राजा प्रजा का विश्वास खो देता है तो उसे अपदस्थ कर देना चाहिए, मतलब उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि राजा वो बिलीव करते हैं कि प्रजा का विश्वास बनाए रखो अपने ऊपर। ठीक है, प्रजा को विश्वास होना चाहिए राजा के ऊपर कि हाँ ये हमारे राजा हैं, ये हमारी रक्षा कर लेंगे, तो इस तरह का विश्वास उनको होना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि अब स्टेट के ये 3 उद्देश्य हैं। अब इन उद्देश्यों को पूरा कौन करेगा, राजा पूरा करेगा। राजा कैसे पूरा करेगा, तो राजा पॉलिसीज बनाएगा और उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग एक्शन लेगा।
ठीक है। और फिर इस तरह से वो चलाएगा पूरे राज्य को। और जो 3 उद्देश्य हैं राज्य के, कि पहला उद्देश्य क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव ही है राज्य का अति शक्तिशाली होना। दूसरा जो पॉलिटिकल पावर है उसका पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ होना। और तीसरा कि जो पॉलिटिकल पावर है, जो राज्य शक्ति है, उसका पॉपुलर होना, उसका लोकप्रिय होना। एक तरह से लोकप्रिय सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए, अपनी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो राजा जो है वो अपने आप को क्या करे, राज्य में लोकप्रिय बनाए किसी भी तरह से। क्योंकि वो कहते हैं बर्नी कि अगर एक बार लोकप्रियता समाप्त हो गई तो समझ लो तुम्हारा राज्य भी जल्दी से ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रजा का विश्वास ही समाप्त हो गया ना, तो फिर वो अब प्रजा में ही शत्रु बनने लगेंगे आपके। जब प्रजा का विश्वास ही समाप्त हो गया तो वो कहेंगे जल्दी से इसको हटाओ, दूसरा कोई किंग है, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर सपोर्ट जब नहीं मिलता है और आपका इफेक्ट नहीं रहता, प्रभाव से शक्ति पैदा होती है ना, कहा जाता है प्रभाव से शक्ति पैदा होती है। प्रभाव ही आपका समाप्त हो गया, शक्ति भी आपके पास से धीरे धीरे समाप्त ही हो जाएगी। क्योंकि शक्ति और प्रभाव दोनों एक दूसरे के पूरक है। शक्ति है तो प्रभाव बनेगा, प्रभाव है तो शक्ति पैदा होगी। अब दोनों ही नहीं है तो फिर गड़बड़। अच्छा, इसी में एग्जाम्पल देकर के क्या बताते हैं कि कहते हैं कि जो किंग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो आइडियल किंग की बात करते हैं। तो आइडियल किंग कौन होगा, तो आइडियल किंग वह व्यक्ति होगा, सॉरी, आइडियल किंग के बारे में बताते हुए वो एग्जाम्पल के रूप में महमूद गजनी को कहते हैं कि महमूद गजनी जो है वो सच्चा बादशाह है, वो रियल किंग है, मतलब कि वो ट्रू किंग है। क्यों क्यों है ऐसा, तो वो क्योंकि काफिरों को कत्ल किया था। वो आप पता ही है कि 1000 ईस्वी से लगभग उसने कई बार 25 बार, 1017 या 18 के आसपास तक उसने लगभग 25 बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर। मतलब कई बार सोमनाथ मंदिर को लूटा, सॉरी 17 बार आक्रमण किया था क्या, ऐसे कुछ था। सोमनाथ मंदिर को लूटा है उसने, फिर कई बार अटैक किया है हमारे देश के ऊपर। तो हर बार आता था, लूट के चला जाता था, और जितने भी कई हिंदू रास्ते में जो मिलते थे उनको मार देता था। तो उसने कहा कि बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि महमूद गजनी जो है वो सच्चा बादशाह है। क्यों सच्चा बादशाह है, क्योंकि उसने काफिरों के मंदिरों को तोड़ दिया है और काफिरों का कत्ल किया है। काफिर कौन होते हैं, तो काफिर उनके लिए यूज किया जाता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं और जो मूर्ति पूजा करते हैं। तो वो कहते हैं कि चूंकि महमूद गजनी ने काफिरों का कत्ल किया इसीलिए वो सच्चा बादशाह है। तो सच्चा बादशाह के रूप में महमूद गजनी को स्थापित कर रहे हैं, मतलब वो प्रेरणा दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं यही बात वो पहुंचाना चाहते हैं ना कि भाई तुम अपने धर्म को पकड़ के रखे रहो और जो बाकी अन्य धर्म हैं मतलब उनका कन्वर्जन कराओ। इसी बात पर तो कहीं ना कहीं जोर जा रहा है इससे। तो ये बात होगी। फिर उसके बाद आगे बर्नी क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो ट्रू किंग है, वो रियल किंग जो है वो गॉड है, गॉड रियल किंग है। लेकिन जो पृथ्वी पर राजा हैं वो क्या है, खुदा जो है वही रियल किंग है। ठीक है, वास्तविक बादशाह खुदा है। लेकिन जो यहाँ पे बादशाह है वो कैसे बादशाह, तो वो नियामत पे बादशाह है, मतलब खुदा की नियामत है, खुदा की मेहरबानी है, उसकी कृपा पे आधारित है। यहाँ का जो बादशाह है वो उसकी कृपा पर आधारित है। ठीक है, वो निर्भर है, उसकी कृपा पे, इनायत पर निर्भर है, उसके नियामत पर निर्भर है। जब तक उसकी रजामंदी है कि खुदा जब तक चाहता है कि इस पार्टिकुलर इंडिविजुअल का क्या हो, बादशाह हो, वही बादशाह हो इस स्टेट पे, तब तक वो रहेगा, मतलब ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो खुदा को बताते हैं कि रियल किंग तो वही है, वास्तविक बादशाह तो भगवान है, उससे ऊंचा तो कोई नहीं है, खुदा से ऊंचा तो कोई नहीं है। लेकिन राजा जो है वो क्या है, उसका प्रतिनिधि है, एक तरह से प्रतिनिधि के बारे में कहा गया, प्रतिनिधि बताया गया है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि अब बादशाह कोई भी ऐसा कार्य न करे जो कुरान, हदीस और शरीयत के खिलाफ हो। मैसेज देते हैं कि अगर राजा ही कुरान, हदीस और शरीयत के खिलाफ चलने लगेगा तो प्रजा का क्या हाल होगा, वो भी तो मिस्टेक करेगी ही करेगी। तो इसीलिए वो मैसेज दे रहा है, क्योंकि वो कट्टर मुस्लिम है ना, तो कट्टर मुस्लिम है तो किसी भी तरह से वो अपने ग्रंथों को क्या करने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से वो क्या कर रहा है, कह रहा है, मैसेज दे रहा है अपने राजाओं को कि देखो राजा या बादशाह को क्या नहीं करना चाहिए,
कुरान हदीस और शरीयत के खिलाफ जा कर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो कुरान हदीस और शरीयत के खिलाफ हो। अब इनका टैक्सेशन सिस्टम देखते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम कैसे बताते हैं। तो जैसे देखिए, हम लोग के यहाँ जमींदारी प्रथा थी, तो जमींदारी प्रथा में जमींदार क्या करते थे, लगान वसूलते थे किसानों से। ऐसे होता था, कुछ परसेंट जो भाग होता था, उपज का कुछ हिस्सा जो होता था वो जमींदार रख लेते थे। तो इसी तरह से उस टाइम में इक्ता वसूला जाता था। तो इक्ता वसूलने वाले क्या कहलाते थे, इक्तादार। मतलब जमीन जो फसल जो होती थी उसका उपज का कुछ भाग जो है वो इक्ते के रूप में इक्तेदार क्या करते थे, वसूल लेते थे। तो इक्तेदारों की व्यवस्था थी, इक्ता कर की प्रणाली थी। ठीक है, इक्ता कर था एक तरह का। अब कहते हैं कि इक्तेदारों के चुनाव किस आधार पर होना चाहिए। तो जयदीन बर्नी कहते हैं कि इक्तेदारों का चुनाव मतलब कलेक्टर कौन बनेगा, तो कलेक्टर वो होगा जो कुलीन होना चाहिए, ठीक है, और जिसकी आस्था हो, जो मतलब समर्पण भाव हो जिसका राज्य के प्रति, ठीक है, बादशाह के प्रति और इस्लाम के प्रति, इन तीनों के प्रति जिसका समर्पण भाव हो, ठीक है, कुलीन हो, और सबसे पहले तो ये मुस्लिम ही हो, तभी तो होगा। तो इस तरह से वो कुलीनता पर आधारित बना देते हैं कि अच्छे घर में पैदा हुआ हो और ज्ञानवान हो, निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए इक्तेदार के रूप में। ठीक है, आगे फिर वो विधि व्यवस्था की बात करते हुए कहते हैं कि देखिए, जो विधि है वो दो आधारों पर चलेगी, एक शरीयत और दूसरा जवाबित। तो शरीयत क्या है, तो शरीयत जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी शरीयत की, तो शरीयत क्या है, मुस्लिम कानून है। ठीक है, तो मुस्लिम कानून है। और जवाबित क्या है, उस मुस्लिम कानून के आधार पर बादशाह जो कानून बनाएगा उस कानून को जवाबित कानून कहा जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अब हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अब जितने भी हमारी कंट्री में रूल्स बनाए जाएंगे या पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी या कुछ भी ऐसा हमारे यहाँ का मतलब प्रधानमंत्री हमारे करते हैं या फिर कोई भी ऐसा लॉ लाया जाता है, वो सारी चीज़ें किसके आधार पर होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे के खिलाफ जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करेगा, डिनाई कर देगा, मतलब कि काट देगा, मतलब रोक देगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, ये असंवैधानिक है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर मतलब कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दिया है, तो वो कह रहे हैं कि एक तो जवाबित कानून होगा, विधि की व्यवस्था होगी, और एक है शरीयत वाली। तो शरीयत जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का है। ठीक है, उसी पे बेस्ड जवाबित कानून बनेंगे, मतलब जवाबित कानून जो बादशाह बनाएगा वो शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकती है। अगर शरीयत के खिलाफ जाती है तो फिर वो उस कानून को नहीं माना जाएगा। तो जवाबित एक तरह से क्या हुआ कि मतलब उस कानून की तरह है जो शरीयत पर आधारित, उस तरह से नहीं मतलब है ही, जो शरीयत पर आधारित होगा। ठीक है, लेकिन शरीयत में नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन है जो शरीयत में नहीं जिसका वर्णन किया गया है, तो उस शरीयत के अकॉर्डिंग ही हम उस कंडीशन के लिए एक पर्टिकुलर क्या करेंगे, एक अपना लॉ बना लेंगे, तो उसे हम लोग जवाबित कहेंगे। तो ये डिफरेंस हो गया जवाबित और शरीयत का। अब न्याय व्यवस्था देख लेते हैं। तो न्याय व्यवस्था में कहते हैं कि देखिए, दो तरह के अपराध होते हैं। ठीक है, पहला होगा सिविल और दूसरा होगा क्रिमिनल। तो सिविल क्या होता है, तो सिविल मतलब जो दीवानी मामले होते हैं, और क्रिमिनल मामलों को क्या कहा जाता है, फौजदारी मामले। तो दीवानी मामले में क्या आते हैं, तो जैसे किसी के ज़मीन का मैटर हो गया, ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा है, तो ये हो गया। और ऐसे ही अगर किसी का विवाह विच्छेद हो गया है, ठीक है, डाइवोर्स वाली सिस्टम है, ठीक है, तो डाइवोर्स की कंडीशन है, तो ये सब क्या है, घरेलू मैटर जिसमें मतलब मार धाड़ नहीं हुआ इतना भयंकर कि खून बह गया हो, ऐसे मामले जो होते हैं वो इसमें गिने जाते हैं दीवानी में। ठीक है, सिविल होते हैं, वो सिविल मामले होते हैं। और फौजदारी मामले कौन होते हैं, जिसमें मार हुआ हो, बलात्कार हुआ हो, ठीक है, और ब्लड आ गया हो, मतलब कि पूरा गोली मार दिया हो किसी ने, या हाफ मर्डर किया हो, सिर फोड़ दिया हो, तो ये आपराधिक मामले हैं। तो आपराधिक मामले और सिविल मामले दोनों मामलों के लिए अलग अलग मतलब कि दंड बनेंगे। ठीक है, दंड होंगे, ये मतलब
जियाउद्दीन बर्नी अपनी न्याय व्यवस्था में बताते हैं। फिर कहते हैं कि किंग इज द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो किंग होगा, जो अंतिम शक्ति होगी वो किसके पास होगी? किंग के पास होगी। ठीक है, जैसे अभी राष्ट्रपति के पास जो लास्ट पावर है ना, मतलब फांसी से किसको बचा, अगर किसी को फांसी से बचाना है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि फांसी है इसको, फिर कौन बचा सकता है? केवल एक ही व्यक्ति है, राष्ट्रपति। तो उसी तरह से राजा जो है वो सुप्रीम कोर्ट, मतलब बिल्कुल उसी के अंदर अंतिम शक्ति जो है वो किसके अंदर केंद्रित है? राजा के अंदर केंद्रित है। ठीक है, और फिर वो बताते हैं जियाउद्दीन बर्नी की उस समय एक चीफ जस्टिस भी होगा, चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस को उस समय कहा जाता था काजी उल कुज्जत, जो केंद्रीय न्यायाधीश है उसको काजी उल कुज्जत कहा जाता था, मतलब कि वो चीफ जस्टिस होता था। जैसे इस समय हमारे चीफ जस्टिस कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस हैं। लेकिन अगर मतलब लास्ट पावर देखेंगे कि सबसे अत्यधिक पावर किसके पास है? न्याय की शक्ति, जो मृत्युदंड को माफ कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति है। तो उसी तरह से राजा भी, राजा के पास अंतिम शक्ति, मतलब वही मृत्युदंड को रोक सकता है, लेकिन वहाँ भी एक चीफ जस्टिस होते थे, उनको काजी उल कुज्जत कहा जाता था। फिर उसके बाद एक, अब जैसे कि ये तो सबसे ऊपर लेवल के हो गए, मतलब केंद्रीय न्यायाधीश हो गए, तो वैसे ही एक प्रांतीय न्यायाधीश होंगे, और उन प्रांतीय न्यायाधीश को सदर उल मुल्क कहा जाता था। तो सदर उल मुल्क जो होते थे वो प्रांतीय, मतलब हर प्रांत में जितने भी प्रांत है सभी प्रांतों में एक एक करके बनाया गया था, प्रांतीय न्यायाधीश बैठाए गए थे न्याय करने के लिए, कि अगर प्रांतों में कोई ऐसा मामला होता है तो वो प्रांतीय न्यायाधीशों के द्वारा देखा जाएगा। फिर उसके बाद न्याय, न्याय जो है, न्याय सबके लिए इक्वल नहीं है, हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिमों के लिए अलग है, इस तरह से मतलब डिफरेंट डिफरेंट कानून है, मतलब एक समान नहीं है, सबके लिए कानून एक समान नहीं है, यहाँ पर न्याय एक समान नहीं है। बस इतना ही था, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में हम लोग को पढ़ना था, पूरा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबुल फजल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। बाय।